Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are discussing so many poets and they are modern poets. And in next session, we'll be talking about romantics. So I'm doing these earlier because we have just been through contemporary literature. So it will be easy to connect them with those. Today we have to discuss Ted Hughes, Sylvia Plath, Adriana Rich, Seamus Heaney, Philip Larkin, and John Ashbery, and Robert Frost. So we'll be discussing their major poems, and I'll keep telling you the basic themes in them. So let us start with Ted Hughes, who was husband of Sylvia Plath. Meanwhile, people are joining, so let me get them in. Okay, so first we have Ted Hughes. So Ted Hughes was a British poet, and he was a poet, translator, and children's writer. He was married to Sylvia Plath, and they both had daughter Frida. About like her, he also wrote a poem. Ted Hughes is famous for his animal imagery. So एनिमल इमेजरी के हवाले से लिखता है, एनिमल्स के बारे में या उनकी जो इमेजेस हैं वो इसके उस वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इसके वर्क्स के अंदर वी फाइंड एलिमेंट्स जो कि बर्ड्स और लाइक एनिमल्स, उनके हवाले से ये इमेजरी अपनी इस्टेब्लिश करता है. तो ये बेसिकली he also wrote prose, he also wrote many different works. इसके जो मेजर थीम्स हैं उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल इमेजरी, जो कि सबसे इसका प्रोमिनेंट है. एनिमल को एज एन एनिमल भी ट्रीट करता है, एनिमल को एज समथिंग सिंबॉलिक भी ट्रीट करता है. और फिर इसमें जो लाइक मिक्सचर नजर आता है हमें ब्यूटी का और वायलेंस का. और नेचुरल वर्ड के हवाले से लिखता है, जिसका वर्ड वो एक पोम है जिसमें नेचुरल वर्ड का जिक्र किया गया, जिसमें a person is born, a person is sent, and he is within that natural word, and उसमें उसकी आमद है survival of the fittest. ऐसी जो उसकी theories हैं वो नजर आती हैं हमें, like हॉक्स रूस्टिंग में, और जैगुआर इसकी एक पोम है. सो इसकी बहुत सारी पोम्स एनिमल के उस यानी एनिमल्स की टाइप के ऊपर भी मबनी हैं. फिर इसमें ये बेसिकली यानी लोनलीनेस भी एक इसका थीम बनता है. दैट इज नॉट अ मेजर थीम बट स्टिल दैट इज वन ऑफ हिज थीम्स. सो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द थॉट फॉक्स. अब थॉट फॉक्स इज अबाउट like a fox really, जो कि comes to him in form of some imagery. एक imagery की form में उसके पास आती है. Like he is portraying के he is trying to write something. इसका जो पेज है अभी तक, यानी जो पेपर है वो अभी तक blank है. अभी तक he has not written a single word. What then happens is कि he finds some movement, क्योंकि वो जिस cabin में है वो जंगल में कहीं पे है, तो इसको लगता है कि कोई चीज इसकी तरफ आ रही है, नजर नहीं आ रही, लेकिन जंगल में उन झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आ रही है. फिर वो बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस होती जाती है, बड़ी क्लियर होती जाती है. फिर वो झाड़ियां आसपास हरकत करती हैं, तो इसको उसकी पहले नाक नजर आती है और फिर दो आंखें जो ग्रीन आईज होती हैं इसकी, वो नजर आती हैं. और ये फिर उसके जो है फॉक्स वो क्लियर हो जाती है उसके सामने, और फॉक्स जंप करती है इसके राइट इनटू इन हिज हेड. And then he says the paper is printed. Paper is printed means वो यहाँ पे बता रहा कि जो मैंने लिखना था वो मैंने लिख दिया. तो thought is basically symbolic of his poetic और like literary inspiration. के एक इंस्पिरेशन के तौर पे इस यानी जो भी आमद होती है बेसिकली, और उस आमद का यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि फॉक्स की तरह आहिस्ता आहिस्ता वो चीज इसके पास चलती आई, और फिर उसने एक तरह से जंप किया इसके माइंड के अंदर, और जो वर्क था दैट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर. सो दैट शोज के इसका पोइटिक एक रेवोल्यूशन थी जो इस पे हो रही थी, जो कि इसने पोइट्री को लाइक एक फॉक्स के जरिए रिप्रेजेंट किया कि जब फॉक्स को क्लियर नजर आती है, इट मींस कि नाउ ही इज एबल टू think like on what topic he's going to write. Now, second poem is Full Moon and a Little Frida. That is a song by Ted Hughes, essentially written about nature.
and also about his daughter, who was also his and Plath's daughter. So Sylvia Plath और इसकी जो मुश्तरका बेटी थी. तो ये इसमें कहता है कि मैं अपनी डॉटर के साथ बाहर जाता हूँ, रात का वक्त है, जो भैंसें हैं वो पानी से निकल के पौंड से अब घर को जा रही हैं अपने इलाके को. उनके जो जिस दूध दोने वाले थे उन बाल्टियों के क्लैंकिंग की आवाज आ रही है आपस में, फिर वो भी खत्म हो जाती है. अब बिल्कुल खामोशी है और फ्रीडा इज लुकिंग अबाउट नेचर. तो अचानक उसकी नजर पड़ती है मून पे, विच इज लाइक 14th ऑफ मंथ, इस्लामिक मंथ, लाइक 14वीं का जो चांद होता है. सो जो फुल मून है उसको देख के वो अचानक चीखती है, मून मून. और ये कहते हैं ये इतनी खूबसूरत आवाज में बोली है, इवन मून भी अमेज्ड हो गया होगा इसकी इस चीख को सुन के. सो दिस इज a poem that is connected with nature or also with her love of her daughter, जो यानी इसकी जो मोहब्बत है, his daughter, sorry. फिर crow's first lesson. अब जो crow's first lesson है, अब इसमें crow, पहले हमने fox का जिक्र किया, फिर हमने जिक्र किया एक crow का, और आगे जैसे jaguar के हवाले से भी हमने देखा. तो बेसिकली इसमें क्या है कि he talks about so many different imageries. So crow जो first lesson है, that is basically a story of Genesis. Genesis means the story of creation. कि एक चीज क्रिएट हो रही है and that creation may be the creation of human being. So इसमें it starts like God tried to teach crow how to talk. Love said God say love. और क्रो उसकी जवाब में गेप करता है और कोई मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अपने मुंह से बाहर निकालता रहता है. लाइक इसमें ये कि जो क्रो है इटसेल्फ, he gives birth to so many things. और ये एक तरह से दुनिया का जेनेसिस दिखाया जा रहा है, दुनिया का स्टार्टिंग दिखाई जा रही है. सो यहाँ पे ये कि बेसिकली गॉड जो है वो उसको कुछ और सिखा रहा है, और लेकिन जो वो है उसका जो इजहार है वो किसी और सेंस में कर रहा है. उसकी फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल होती है, वो एक शार्क को निकालता है मुंह से, फिर एक ब्लू फ्लाई को निकाल देता है, टेस्टिस को निकालता है, मॉस्किटो को निकालता है अपने मुंह से. सो ये सारे जो है अपनी अपनी उस दुनिया का उस हिस्सा बनते रहते हैं. फिर एक मैन को निकालता है, एंड देन दिस अ स्ट्रगल इज शोन ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ वेरी वल्गर वे. सो गॉड जो है वो उनको सेपरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ही रिमेन्स अनसक्सेसफुल. सो इसमें इन द एंड फिर क्रो अकेला रह जाता है, जो देखता है कि मैन एंड वुमेन वर फाइटिंग विद ईच अदर एंड दे इवेंचुअली किल ईच अदर. सो दिस इज बेसिकली अ रीटेलिंग ऑफ अ मिथ जो कि रिप्रेजेंट हुई यानी बाइबल से ली गई. तो उसमें क्रो को एक फर्स्ट क्रिएचर के तौर पे दिखाया गया जो कि एग्जिस्टेंस में आया और उसको चीजें बताई गई. सो बेसिकली दिस अगेन जिस हमने बात की कि ही टॉक्स अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, ही टॉक्स अबाउट जेनेसिस. So this poem happens to be one of those works. Now, coming to his next one, that is September. So, जो September है, this is one of the very important poems by Ted Hughes. अब September जो है, that जिस हमें इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि this is about autumn. So, autumn जो है उसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है. So he talks about autumn, like autumn जो है that is coming, और उसमें जो autumn के हवाले से, अब अगर देखें autumn भी जो है itself ये उस जमाने का, उस इलाके का नेचुरल वर्ल्ड का एक सीन है, उस जमाने का या उस इलाके का जिसके बारे में टेड ह्यूज मोस्टली लिखता है. तो इसको भी हम कहीं ना कहीं एनिमल इमेजरी या उस नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे जिसके बारे में टेड ह्यूज की बहुत ज्यादा पोम्स वगैरह एस्टैब्लिश्ड हैं. So basically it is a beautiful poem, but at the same time it is a complex poem. और इसमें he talks about the end of the period of a time, basically death कह ले या एक इंसान की impending जो impending end of a life है, ये उसके बारे में कह रहा है. So इसने basically इसमें वही यानी मेन इसका जो थीम था वो ये था कि सिल्विया प्लैथ जो उसकी वाइफ थी, अगरचे इनका रिलेशन खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी डेथ के बाद यानी उसकी सुसाइड के बाद उसने ये पोम कंपोज की. बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि उसे डेडिकेट की. तो ये बेसिकली जो लाइफ के अंदर एक सितंबर आता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और उसमें जो एक खजां आती है जिंदगी में, यानी जिंदगी का एक एंड,
तो बेसिकली एक पेसिमिस्टिक थॉट उसने इस पोम के जरिए हमें पहुंचाई। नेक्स्ट वी हैव वुडवो। सो वुडवो जो है ये एक स्टोरी है, एक अगेन जेनेसिस की यानी क्रिएशन की, कि इसमें वी गेट टू नो के वुडवो टाइप पर्सन, यानी वुडवो मीन्स वुड मैन और अ वाइल्ड मैन, दोनों सेंसेस। ही लैंड्स ऑन अर्थ, वो दुनिया में आता है और फिर वो अपनी नेचर को डिस्कवर कर रहा है, नेचुरल वर्ल्ड को डिस्कवर करता है, नेचुरल वर्ल्ड को देखता है। ये एक प्राइमल मैन है जो कि एनिमल टाइप, इसके इंस्टिंक्ट्स हैं, इसके सेंसेस हैं, और वो स्निफ करता करता मुख्तलिफ जगहों पे आता है, वाटर एज के ऊपर भी आता है, वहां पे अपना वो शेडो भी देखता है और हैरान भी होता है उसे देख के। सो इसमें दिखाया गया वो एक प्रिमिटिव अप्रोच जो कि जेनेसिस के हवाले से हम देखते हैं कि इंसान की जो क्रिएशन है, कि this is all about a person's landing, his relation with the nature, how does he discover himself, and this is basically about self-discovery, कि how do we discover our own self. So ये कुछ important works से Ted Hughes के, apart from these, he is also known for some other important poems, like Jaguar है, Hawks Roosting है, लेकिन इसकी जो प्राइमरीली themes हैं वो यही हैं, जिसमें natural world है, जिसमें Genesis है और जिसमें animal imagery शामिल है। So now let's switch to Sylvia Plath. So Sylvia Plath जो है वो इसकी खातून खाना थी। एक थोड़े अरसे के लिए इनका ये जो रिलेशन था वो रहा, एंड आफ्टर दैट सिल्विया प्लैथ जो है शी कमिटेड सुसाइड। उसको हम डिस्कस करते हैं कि 3 दफा इसने अटेम्प्ट किया अपने आप को मारने का, एंड फाइनली थर्ड टाइम शी वाज सक्सेसफुल। इसने ओवन में अपना सर दे के अपने आप को मार दिया। सो एक बहादुरी की इंतहा कर दी उसने। अब जो सिल्विया प्लैथ है बेसिकली ये इसके बहुत सारे थीम्स हैं जो कि यानी वैरायटी ऑफ थीम्स जो कि मॉडर्न सेंस में हम यूज करते हैं। जिसमें मॉडर्न लिटरेचर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें कॉम्प्लेक्स लगती हैं, इसकी थॉट्स भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स हैं। सो वी गेट टू सी के जो सिल्विया प्लैथ का सारे थीम्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है वो है वुमेन इमेंसिपेशन। वुमेन इमेंसिपेशन जो है वो बहुत चैलेंजिंग थीम है, जो कि जमाने के सारे राइटर्स, खासतौर पे फीमेल राइटर्स ने अपनाया। अपार्ट फ्रॉम देम वी सी कि सुसाइड एक इसका इंपॉर्टेंट थीम है, या डेथ जो है, या मोर्बिडिटी यानी ऑब्सेशन ऑफ डेथ, वो इसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। एंड देन वी गेट टू नो कि चाइल्ड बर्थ इज वन ऑफ द थीम्स ऑन विच शी राइट्स, and then she also writes about bees, और bees को as a symbolic भी use करती है, as a theme भी use करती है। She writes about the resurrection of women in that patriarchal society or male dominant or male chauvinistic society, और इसमें फिर and about her father, Jews और German, इनके ऊपर भी ये कंपोज करती है अपने वर्क्स को। So पहली इसकी एक पोम स्टिंग्स, and also some other poems like bee poems जिन्हें कहा जाता है, जिसमें bee meeting and the arrival of bee box. Why was she more interested in this topic? Because she had seen her father keeping bees, tending bees and working on them. तो उसका एक इंटरेस्ट था इनके वाले से, बिकॉज उसने ये सारी चीजें अपने घर में होती देखी थी। So she was very much captivated by the bees and their being there, or being how they are kept, how they are tended, and how they are sold, how is honey collected, queen bee, uske आसपास का dance. So she was very much familiar with all these concepts. So bees को यहाँ पे वो use करती है, number one, a part of society, जो कि जिसमें जिस तरह ये भी एक part of society है, and she is fighting for struggle. और उसमें also यहाँ पे ये है कि she talks about bees के वो उन women को भी represent कर रही हैं जो कि पिस रही हैं उस male dominated society में, like stings. So stings में she portrays herself like she goes to like honey seller और a beekeeper, और उसके पास जाती है वो, तो वहां पे she is not well dressed जिस तरह होना चाहिए इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक बंदा इसको छुप के देख रहा होता है,
तो ये उसको नोटिस करती है, तो बीज जो हैं फिर वो उस बंदे के पीछे पड़ जाती हैं, उसे काटती हैं और उसे भगा देती हैं. सो बेसिकली दिस इज वेरी डेयरिंग टास्क टू स्टैंड विद बीज विद नथिंग ऑन, जो कि उसने कुछ भी अपने ऊपर नहीं पहना हुआ. सो सिमिलरली यानी प्रोटेक्शन उसने अपने ऊपर नहीं पहनी हुई. सो दैट शोज के वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और बहुत ज्यादा ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है. तो जो बंदा इसको छुप के देख रहा है वो बेसिकली कौन है? वो मेल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, जो देख रहे कि खातून किस तरह इसमें अपना एक मेल सोसाइटी के अंदर यानी अपनी टांग अड़ा रही है. तो जो बीज हैं वो उन फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि बड़ी गुस्से में होती हैं और वो फिर उसको स्टिंग करती हैं, उसके पीछे पड़ती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट विमेन इमेंसिपेशन और उनके हवाले से. नाउ नेक्स्ट वी हैव डैडी. सो डैडी जो इसकी पोम है दैट इज आल्सो अबाउट हर रिलेशन with her father, with her husband, basically with the male society. यहाँ पे उसने दो रेफरेंसेस दिए. बीच में वो कुछ टर्म्स यूज करती है लाइक टैरो कार्ड्स, जो कि बेसिकली टैरो कार्ड्स कौन से थे जो कि टी.एस. एलियट भी यूज करता है अपने वेस्टलैंड के अंदर. एंड आई टोल्ड यू वेस्टलैंड के अंदर ऐसे इल्यूजन्स हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों से लिया गया और उसको मुख्तलिफ जगहों पे कोट भी किया गया. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें डैडी में इसका जो फादर है वो चूंकि ही वाज प्रो जर्मन और इसके सिल्विया के एंसेस्टर्स ज्यूज में से थे. तो वो जो एक होलोकॉस्ट हुआ जिसमें ज्यूज को मारा गया, तो जर्मन्स की इक्वालिटी दिखाई गई, तो वो सामने रखते हुए शी टॉक्स अबाउट हर फादर. डैडी इज अ पोएम बेसिकली अबाउट हर फादर बट शी आल्सो मेंशंस हर हस्बैंड. सो यहाँ पे वो अपने बाप के बारे में बड़े लाइक घटिया किस्म के वर्ड यूज करती है. उसको इन द एंड यहाँ तक कह देते कि डैडी यू बास्टर्ड. सो दिस शोज के वो कितनी एगनी है उसमें अपने फादर के वाले से. तो वो कहती है जब तुम घर पे होते थे हम इस तरह से में दुबके रहते थे तुम्हारे डर से, जिस तरह एक जो पाँव जिसको आप सॉक्स के अंदर बंद रखें वो गल सड़ जाता है या एक शू के अंदर गल सड़ जाता है, वो हमारी हालत होती थी. या इस तरह के हमारे मुंह के आसपास बार्ब वायर्स लटका दी गई हो या जुबान उनमें बांध दी गई हो कि हम बोल ना सकें. तो वो अपने बाप की क्रुएलिटी को यहाँ पे सामने ला रही है. हालांकि एट टाइम्स शी आल्सो शोज हर लव फॉर द फादर. इसमें वो अपने बाप से मोहब्बत का भी इजहार कर रही है फॉर सम टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें नफरत है. तो वो कह रही है कि जिस तरह ज्यूज पे जर्मन जुल्म करते थे तुमने हम पे जुल्म किया और वही से कसर तुमने निकाल दी कि मुझे उस जानवर इंसान के साथ मेरी शादी कर दी, यानी टेड ह्यूज के साथ. सो अपरेंटली जो पोम है दैट इज अबाउट हर लव लाइक फॉर हर फादर, जो कि टाइटल हमें सजेस्ट करता है, लेकिन प्राइमरीली इट इज अबाउट हेट्रेड. और ये कौन सी हेट्रेड है? जो कि मेल डोमिनेट सोसाइटी उसके हवाले से हम देखते हैं, जो उस हवाले से हमें नजर आती है. नेक्स्ट इज लेडी लाजरस. सो लेडी लाजरस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पोम. सो लाजरस जो है ये जेरूशलम के अंदर यानी जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था और विद रेफरेंस टू जेरूशलम, और एक बेगर था जो, और इसमें बेसिकली ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. तो यहाँ पे इसने उस अपने आप को लेडी लाजरस कहा है कि उसकी तरह इसके भी जिस्म के यानी फ्लेक्स उतर रहे थे. तो वो क्या कहती है कि यहाँ पे बेसिकली रिजरेक्शन की बात करती है और सोसाइटी के अंदर वो बात करती है जिस तरह वुमेन के साथ एट्रोसिटीज उनके ऊपर हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं. सो शी सेज कि मैं एक म्यूजियम में हूँ और एक ऐसी खातून हूँ जो कि मरती है और फिर जिंदा हो जाती है. तो मैं म्यूजियम में बंद होती हूँ, लोग आते हैं, मेरे ऊपर टिकट लगाया गया है कि ये बड़ा एक अजूबा है. लोग मेरे यानी जिस्म को टच करते हैं, मेरे जिस्म के टुकड़ों को खींचते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और मेरे अंदर की स्किन नजर आना शुरू हो जाती है, मेरी खोपड़ी नजर आना शुरू हो जाती है, स्कल और वो सारा ढांचा नजर आता है. अगले दिन फिर मेरे ऊपर, ये इससे पहले कि म्यूजियम ओपन हो, मेरे ऊपर दोबारा गोश्त चढ़ जाता है. एंड द सेम थिंग हैपेंस टाइम एंड ओवर अगेन. सो दिस शोज के यानी ये खातून की एक मुशक्कत मेहनत, जिस तरह वो एक दिन पिस पिस के गुजारती है और अगला दिन वो अपने आप को फ्रेश करके जब उठती है तो सेम रूटीन इज वेटिंग फॉर हर. सो ये इसमें इसने इसको लिखा लेकिन उसके एंड में कहती है कि एक दिन जब मैं उठूंगी
फिनिक्स की तरह फ्रॉम एशेस, और मैं इस मेल सोसाइटी को तबाह कर दूंगी. सो दैट शोज हर हेट्रेड टुवर्ड्स दैट मेल सोसाइटी. एरियल जो इसकी पोम है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोम है, जिसमें शी टॉक्स अबाउट विमेन इमेंसिपेशन, बट उसमें प्राइमरीली जो उसका थीम है वो चाइल्ड बर्थ है और सुसाइडल जर्नी, अ जर्नी ऑफ एनाहिलेशन इन विच शी वांट्स टू एनाहिलेट हरसेल्फ. तो वहां पे बेसिकली जो जर्नी है, यानी उसका आप इस फॉर्म को पढ़ें तो जो इसके इनिशियल इमेजेस जो नजर आते हैं बड़े, उसमें हमें एक तो वो बड़ी तेजी से गुजरते हैं और फिर हमें उसमें बड़ा एक वायलेंस नजर आता है. लेकिन लेटर इमेजेस जो है वो बड़े सुकून वाले, पीसफुल, एज इफ के शी इज टॉकिंग अबाउट हर चाइल्ड बर्थ, जिसमें बड़े पेन से गुजरते गुजरते और एक चाइल्ड्स क्राई मेल्ट इन द वॉल, जब ये लाइन आती है तो उसके बाद उसकी एक सुकून वाली लाइंस वो लिखना शुरू हो जाती है. एक और इसका ये है कि एरियल वाज आल्सो हर हॉर्स, जो कि इसको टेड ह्यूज का मुश्तरका घोड़ा था, उस पे ये मतलब सवारी कर रही थी, तो भागते यानी घोड़ा सरपट भाग रहा था. ये यानी इस तरह बेकाबू हुआ कि ये इसके पांव रकाब से निकल गए, इसने उसकी गर्दन को थाम लिया और उल्टा लटक गई. अब वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स का टाइम होगा कि जब वो उल्टी लटकी तो बैक साइड पे देख रही थी, पीछे से उसको जो मनाजर नजर आ रहे थे, एक बच्चा नजर आया, कुछ झाड़ियां नजर आई, दरख्त नजर आए, सड़क, कोई हिल नजर आई, और फिर वो नीचे गिर गई. और उसके बाद फिर जब वो गिरी तो वो सारा वो जो वायलेंस था घोड़े के ऊपर जाने का, हवा की आवाज, वो खत्म हो गया. सो दिस शोज के वो जो इसकी एक ओवर स्पीडिंग में था इसका हॉर्स, उससे इसका गिरना. एक और इसमें जो थीम है, शी डिस्कसेस गोडिवा. गोडिवा वाज इन पास्ट, जिसमें उसका जो हस्बैंड था, ही वाज लाइक अ रूलर ऑफ द एरिया, तो वो जुल्म करता था अपनी आवाम पे. तो उसने टैक्सेस लगाए जिसके खिलाफ उसकी वाइफ गोडिवा खड़ी हुई. तो उसने कहा चलो ठीक है, अगर तुम इस एरिया में नेकेड घूमोगी तो मैं तुम्हारे टैक्सेस माफ कर दूंगा इस टाउन के, या कम कर दूंगा. तो शी एक्सेप्ट्स. तो फिर टाउन में मनादी करा दी जाती है कि इससे गोडिवा निकलेगी बाहर, स्ट्रिप करेगी अपने कपड़ों को, लेकिन तुम लोग नहीं देखोगे. तो वो लोग छुप जाते हैं. सो शी गोज, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने आप को अनड्रेस करती है. और मीनवाइल एक बंदा, बड़ा ठरकी किस्म का, टॉम नाम होता है, वो एक थोड़ी सी यानी ऐसा खोल के अपने खिड़की से देख रहा होता है. वहां से ये वर्ड निकला पीपिंग टॉम, के जो एक दूसरे की टो में रहता है, एक दूसरे की बारे में यानी सोचता रहता है, ये मुतजस्सिस रहता है कि कौन क्या कर रहा है. तो बेसिकली जैसे गोडिवा ने अपने जिस्म के कपड़ों को उतारा, ये कहती है जब मैं घोड़े पे जा रही हूँ तो आई एम गोडिवा, गॉड्स लाइनस, एंड आई फील माय डेड हैंड डेड स्ट्रेंजेंसीज, कि मैं अपने, उसने कपड़े उतार के फेंके, मैं अपने, मेरा इतनी हवा का प्रेशर आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा जिस्म फट रहा है, मेरे बाजू टूट के गिर रहे हैं, हाथ टूट के गिर रहे हैं, मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो रहा है जो पीछे जा रहा है. सो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओवर स्पीडिंग हॉर्स जो जिसके ऊपर ये बैठी थी. सो बेसिकली जो इसकी अगर हम बात करें सिल्विया की, सो इसने लाइक कन्फेशनल पोइट्री जो है उसके हवाले से शी इज फेमस. सो कन्फेशनल पोइट्री जो एक 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक लाइक लाइक लेट 1950s कह लें, 1960s कह लें, कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म की एक फॉर्म थी ये जो डेवलप हुई. इसमें पर्सनल हवाले से लिखा गया, अपने पर्सनल ट्रॉमास को, एक्सपीरियंसेस को, साइकी को पोइट सामने लेके आते थे. सो इसकी जो पोइट्री है वो, इसको हम इस हवाले से ये भी कह सकते हैं कन्फेशनल पोइट्री. सो इसने ये इसको कहा जाता है कि शी इज क्रेडिटेड विद एडवांसिंग द जॉनरा ऑफ कन्फेशनल पोइट्री. और इसके जो दो वर्क्स से, यानी कोलस एंड अदर पोएम्स और एरियल, और इसमें द बेल जार, ये सारे के सारे इसमें ऑटोबायोग्राफिकल हैं, जिसमें इसने अपनी जात को सामने रखा. इसको 1982 में प्लिट्जर प्राइज में मिला पोइट्री के ऊपर. और इसका जो सुसाइड का ऑब्सेशन था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ओके, प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड. आप लोग वो बोलते हैं तो फिर मेरी आवाज एको करती है. जी, इसमें कोई कुछ कहना चाह रहा था. सो वी हैव अ हैंड रिजन. हबीब अली जी. अस्सलाम वालेकुम सर, हम सब्जेक्टिव पोइट्री और प्रोफेशनल पोइट्री में फिर फर्क कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों ही राइटर के एक्सपीरियंस पर बेस होती है, उसके इमोशन पर, तजर्बात पर. तो डिफरेंस कैसे करेंगे कन्फेशनल में और सब्जेक्टिव पोइट्री में? जी या ये आपकी बात, सब्जेक्टिव की टाइप ही है कोई? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये बेसिकली सब्जेक्टिव की टाइप ही है. लेकिन जी उसमें जो पहले सब्जेक्टिव पोइट्री होती थी उसमें जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि
लोग सब्जेक्टिव पोइट्री में लिखते हुए अपने जो थीम्स थे उन्हें कोई बहुत ज्यादा डीप लेके अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते थे। अब जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में जो पोइट्रीज लिखी जा रही हैं उसमें बेसिकली जो क्या किया जा रहा है कि सारे की सारा वो जो नोट है वो ऑटोबायोग्राफिकल लेवल पे है, यानी उसमें आप सारा कुछ वो लिख रहे हो अपनी जातियात, यानी हर चीज यूर गोइंग नॉट एन इंच बियॉन्ड व्हाट यू आर फीलिंग और हाउ यू आर फीलिंग। जो होती है सब्जेक्टिव उसमें ये होता है कि चलो ठीक है किसी हद तक आप अपनी जात को भी लाते हो लेकिन यू आर डिस्कसिंग अदर थीम्स टू। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो है वो इस तरह के ही थीम्स दिखाए जा रहे हैं जिनको हम इतना ज्यादा एड्रेस नहीं कर, लाइक जिनको हम बहुत ज्यादा एड्रेस करते हैं, जिसमें हम अपनी जातियात अपने सारे जो हैं दुख सामने ले आते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सीमस हीनी। सो सीमस हीनी जो है बेसिकली ही वाज आयरिश। सो आयरिश था तो फिर वो से इंग्लिश भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट near to each other, लेकिन primarily he was Irish। 1995 में इसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का, और डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। he was a poet, he was a translator, he was a playwright। so ये बेसिकली इसके हवाले से याद रखिएगा कि जो इसको नोबेल प्राइज मिला ऑफ लिटरेचर ये 1995 में था। सो प्रोज वर्क भी था इसका जो प्रोज वर्क है जिसमें इसने रिड्रेस ऑफ पोइट्री लिखा जिसको हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया। सो दैट इज अबाउट दैट ही इज प्रोटेक्टिंग पोइट्री। सो आज हम इसके कुछ ये एक दो जो नज़में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द फोर्ज। अच्छा, जो फोर्ज है ना बेसिकली दैट इज अ स्टोरी एज इफ यू कैन सी इन द पिक्चर के ये गोल्ड आयरन स्मिथ दिखाया जा रहा है जो कि लोहा जो है उसे कूट रहा है। तो ये बेसिकली एक स्टोरी है एक आयरन स्मिथ की शॉप की, और जो डिफरेंस है बेसिकली वो दिखाया जा रहा है कि जिस तरह एक कंप्यूटर मैकेनिक के दफ्तर में बहुत सारे कंप्यूटर खराब पड़े होंगे उसके ऑफिस में, इस तरह इसने बहुत सारे जो खराब मटेरियल हैं उनको अपनी दुकान के बाहर लटकाया ताकि लोगों को पता लगे कि ये आयरन स्मिथ की शॉप है। सो जब इसके अंदर वो एंटर होता है पोइट तो देखते हैं कि बिल्कुल चीजें डिफरेंट हैं। बाहर से दुकान किसी और तरह की है, अंदर चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। अंदर इसके औजार पड़े हैं, बीच में एनविल पड़ा है जो कि एक आल्टर की तरह है जिसके ऊपर जैसा ग्रीक्स जो हैं उस आल्टर पे इबादत किया करते थे या कुर्बानी दिया करते थे, इसी तरह इसका आल्टर बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। और ये जो लाइक है पर्सन, ही इज बेसिकली फ्रॉम दोज पीपल जो कि बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर मेहनत करता है अपने काम पे। तो यहाँ पे हीनी ने बेसिकली क्या दिखाया कि एक ऐसा, यानी वो ये है पार्ट ऑफ विलेज लाइफ और पार्ट ऑफ एनी लाइफ दिस मार्केट लाइफ जिसको ऐसे ऐसे लोग भूलते जा रहे हैं क्योंकि मशीन रिप्लेस कर रही है चीजों को। सो इसमें by connecting to like anvil with an altar, he's expanding the reader's understanding basically कि लाइक जो ब्लैक स्मिथ की शॉप है या जो फोर्ज है, बेसिकली फोर्ज मींस किसी चीज को ढालना बनाना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो एक्शन है ब्लैक स्मिथ का, इट एंगेजेस इन सम वे एटलीस्ट टू सम स्पीकर टुवर्ड्स सम स्पिरिचुअलिटी, ये उसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है। इसमें रिचुअल्स हैं, रूटीन्स हैं, केयरफुल प्रेपरेशंस है, जिस तरह आल्टर का जिक्र किया गया, और इसमें बताया गया कि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी का। सो नेक्स्ट वी हैव थैचर। सो थैचर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पोम है जिसमें इसने रस्टिक लाइफ का एक हमें कैरेक्टर दिखाया कि वो अपने चाइल्डहुड की बात करता है और उसमें बताता है कि बेसिकली हमने घर में जो अपनी रूफ थी उसको थैच कराना था। सो वी वर वेटिंग फॉर अ थैचर कि वो आए और इस काम को स्टार्ट करे। अब थैचर्स उस जमाने में ऐसे ही थे, बेसिकली ये थे कौन, ये आपकी बिल्डिंग के ऊपर भूसा वगैरह या इस तरह का जो रॉ होता था ये लगाते थे ताकि आपको अंदर सुकून मिले, एक इंसुलेटेड रहे जगह, सर्दियों में ज्यादा ठंड नीचे की तरफ ना आए। तो ये जो भूसा वगैरह होता था ये किसी हद तक टेम्परेचर को अंदर के कंट्रोल करता था। तो डेफिनेटली इन लोगों की अहमियत भी बड़ी बढ़ जाती थी, स्पेशली इन विंटर। जिस तरह हमारे यहाँ एसी को ठीक करने वाला, उसको हम जो है लाइक वी कैन नॉट इग्नोर हिम, हमें बड़ी जरूरत होती है उसकी, और हम उसको बड़ा लाइक इन अ वे के बड़ी मांग अपने
मुंह मांगे पैसे और वेट कराना। तो उस जमाने में फैचर्स भी ऐसे थे। अब ये जो सीमा सी ने अपने चाइल्डहुड की बात करा कि आई डिड नॉट नो अबाउट फैचर्स, सो आई वाज वेटिंग फॉर हिम डेस्परेटली। और जिस तरह वो वेट करवा रहा था, ये इतने दिन का उसने हमें टाइम दिया, मुझे लगा कि पता नहीं कौन एक लाइक चार्मिंग किस्म का फैचर जो है वो आ रहा होगा। तो कहता है द डे ही केम इन अ वेरी क्लमजी मैनर, कि वो एक साइकिल पे आ रहा था, उसने साथ ही अपनी लैडर लटकाई हुई थी, साथ ही सारा सामान था, वो भूसा शूसा सारा उसने पंडाल भर के अपने पीछे लटकाया हुआ था। सो ही सीम टू बी वेरी क्लमजी, बट व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, यस ही वाज रियली एन आर्टिस्ट। उसने बड़ी अच्छी तरह उसने थैच किया। थैच कैसे करते हैं कि उस वो जो आपकी स्लैंटिंग किस्म की रूफ होती है, उसके ऊपर पहले वुडन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसके अंदर वो भूसे को पिरोते हैं और उसको ऐसे फिक्स करते हैं कि हवा या बारिश की वजह से वो नीचे ना गिरे। So ये insulated हो जाता है. So basically he has shown us some depiction, some picture of his place, or some he has also shown a very important aspect. ये दोनों हैं Forge और Thatcher. He has tried showing some very important aspects. अब इनकी वैल्यू दोनों की नहीं है, दोनों की वैल्यू कम होगी क्योंकि machines have replaced these things, और वो इंसुलेशन जो है या जो सेंट्रल हीटिंग है उसने इन चीजों को काफी हद तक रिप्लेस कर दिया। ओके, नाउ स्विचिंग टू फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन ब्रिटिश पोइट, और ये जो है इसकी पोइट्री के अंदर हमें निहिलिज्म बहुत ज्यादा नजर आता है, परेशानी बहुत ज्यादा नजर आती है, अफसोस बहुत ज्यादा नजर आता है, रिग्रेट नजर आता है, गिल्ट नजर आता है, और हमें बेसिकली एक चीज जो इसके हवाले से है कि ही नेवर मैरिड, तो शादी नहीं की तो बच्चे भी नहीं थे। तो वो जो लोनलीनेस का एहसास है वो इसको इसकी मुख्तलिफ पोम्स में इसके साथ है। प्लस वो जो एक वर्ल्ड वॉर के बाद जो हम जिस तरह हेमिंगवे के नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो कंडीशन हेमिंगवे के हीरो की है वो यहाँ पे इसके प्रोटैगनिस्ट की है, सेंट्रल कैरेक्टर की है, और मे बी वो खुद भी उससे सफर कर रहा है। He was a very promising person, very promising student. He was a very promising person. Again, the voice is echoing. Please keep your mics muted. So इसने जो वर्क्स लिखे उसमें द लेस डिसीव, द विट्स एंड वेडिंग्स, हाई विंडोज, ये इसकी पोइट्री की कलेक्शन थी। सो इसमें वी गेट टू सी के बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज हैं जो इसने अपनी पोइट्री में दिए। इसमें लाइक he talks about a difference between city life and town life, city life and the rural life. He talks about certain issues of social or marginal people of the society. He talks about world war. He talks about post-war effects. He talks about death primarily. He talks about isolation. So इसकी एक पोम जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज मिस्टर बेलिनी। उस पोम में वो क्या कहता है कि मिस्टर बेलिनी was a spokesperson, जो कि जिस जगह पे राइटर एक जगह घर एक रूम लेता है रेंट पे, वहां पे कभी मिस्टर बेलिनी रहा करता था। सो मिस्टर बेलिनी वाज अ पर्सन जो कि लाइफ जो उस कमरे को देख के वो असेस करता है, गेस करता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वो उस कमरे में पड़ा रहता था और उसके बाद एक जगह पे काम करता था और वहीं पे आके उस कमरे में दोबारा से भर जाता था। दैट शोज दैट ही वाज जस्ट spending his life, not living his life. तो वो इसकी अपनी लाइफ भी ऐसी थी कि he was also lonesome person, अकेला रहता था और इसके पास कोई खास एक्टिविटीज नहीं थी। He talks about church going, फर्स्ट पोम जो इसकी चर्च गोइंग। अब ये जो इसकी द लेस डिसीव्ड जो था इसका टाइटल, उसके अंदर ये पोम पब्लिश हुई। सो इसमें इसकी बेस्ट नोन पोम में से ये एक पोम है। इसमें वो कैजुअल विजिट का बताता है कि मैंने एक विजिट किया कैजुअली एक एम्प्टी चर्च का, और वहां पे बड़े स्केप्टिकल किस्म की एक इररेवरेंस हमें इस पोम में नजर आती है। तो वो कहते हैं मैं गया, मैं घूमा। अब ये फॉर एग्जांपल एक चर्च होगा जो कि किसी वॉर के रिजल्ट में अबंडन हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, अब ये यूज में नहीं आता। कहते हैं यहाँ पे बड़ी मिस्टीरियस किस्म के अब लोग आते हैं, शायद कल्ट या मैजिक इस तरह की चीजें होती होंगी। लेकिन यहाँ पे अब वो जो चीज है बेसिकली कि जो चर्च में हम क्यों जाते हैं, यानी क्रिश्चियंस चर्च में क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा स्पिरिचुअल रिलीफ मिले। कहता है इधर आके कोई स्पिरिचुअल रिलीफ नहीं है। सो यहाँ पे वो चर्च का एक डिफरेंट एंगल दिखा रहा है, या रिलीजन का एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखा रहा है, जहाँ पे ही यूजेस सर्टेन फन, यानी जो जिसका टाइटल में पाना है कि चर्च गोइंग, लेकिन इसके अंदर तो चर्च
जस्ट विजिटिंग है, इसमें चर्च के रेगुलर गोइंग नहीं है, बल्कि एट टाइम्स में भी वो ये भी कहना चाह रहा है कि चर्च गोइंग जो है वो सरवाइव करेगा भी कि नहीं करेगा, यानी लोग जो हैं वो चर्च में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, ये ना हो कि चर्च में जाना आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो जाए क्योंकि पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. Okay, so then we have plenty more poems that Dockery and Sons. अब Dockery and Son इसकी जो poem है that also is about his loneliness, his nostalgia or his like regret, guilt. regret और guilt क्या है, क्योंकि Dockery जिसका वो जिक्र कर रहा है वो इस poem में इसका किसी जमाने में यूनिवर्सिटी में जूनियर हुआ करता था. तो कहते हैं जो Dockery है बेसिकली वो मुझसे जूनियर था, मैं सीनियर था, उससे बड़ा था, मैं कुछ ज्यादा अचीव कर सकता था, लेकिन डॉकरी ने क्या किया, डॉकरी ने अपने टाइम से शादी कर ली और शादी के बाद उसकी औलाद भी हो गई एंड नाउ ही इज हैप्पी, इज लिविंग विद हिज सन. तो उसने कुछ ना कुछ अचीव किया इस लाइफ में. फिर ये अपने बारे में सोचता है कि मैंने इस लाइफ में क्या अचीव किया, मैंने शादी भी नहीं की, आई रिमेन सिंगल, मुझसे तो डॉकरी अच्छा रहा जो कि अब एक बच्चे का बाप है, मुझसे छोटा होके फिर भी मुझसे आगे निकल गया, भाई तू वह ही कर ले. यानी ये सोचते सोचते इसने इतनी ज्यादा नज़में लिख दी, शादी नहीं की. तो बेसिकली इसमें वो एक तरह से अपने गिल्ट का जिक्र कर रहा है, या गिल्ट से ज्यादा हम ये कहेंगे कि वो एक लाइक लेमेंट कर रहा है इस चीज पे कि टाइम पे अगर मैं भी कोई डिसीजन ले लेता तो आज मेरी भी औलाद होती. देन एम्बुलेंसेस, और अगेन डॉक्टर एंड सन्स इज ऑल अबाउट हिज लोनलीनेस. एम्बुलेंसेस जो है ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट पोम है जिसके अंदर ही इज टॉकिंग अबाउट डेथ. अब ambulance itself is a horrible thing. We are afraid of it. And whenever there is ambulance passing, हम उसके में या अल्लाह खैर पढ़े होते हैं because we know something like emergent is going on through that, और कुछ emergency है जिसमें ये गुजर रही है. So यहाँ पे जो ambulances हैं इसमें वही बताता है एक एस्पेक्ट कि एम्बुलेंसेज हैं सिटी में हर जगह से गुजरती हैं और उसमें अक्सर हमें एक चेहरा नजर आता है जो कि वाइट पड़ चुका है. So वो basically it is all about the remembrance of death जिसको वो अपनी इस पोम के अंदर याद कर रहा है. And then we have his further poem which is MCM XIV. कल आपसे जो हमने पूछा था C stands for 100, M for 1000, so XIV for 14, so that is 1914. So that is about World War I. ये वही पोम है जिसका हमने जिक्र किया था पहले कि वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से ये इस नज़म में मैं आपको लाइक आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर. अब इसमें बेसिकली क्या था कि मीनवाइल लेट मी फाइंड द पिक्चर एज वेल. ये पिक्चर थी एक जो रियल पिक्चर इसने देखी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से है जिसको वो देखता है कहीं पे किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पे, और वहां पे वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे जमा है. सो आई फाउंड द पिक्चर, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. उसके बाद विल स्विच बैक टू फिलिप लार्किन अगेन. ये जो पिक्चर है ना बेसिकली ये एक रियल पिक्चर है जो कि अमेरिका में ली गई थी एक आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर, और इस पिक्चर में just a minute. I hope you can watch it now. You can see it. अब ये जो तस्वीर है इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज. Now, this is Army Recruitment Center, like you can see. अब ये तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि लोग उस पोइट्री में, इस पोम में ये बात भी यही करता है कि लोग जो थे वो इस तरह खुश थे जिस तरह बैंक हॉलीडे पे आए हुए हैं, संडे है या ऑफ है उनका सारा ऑफिस बिजनेस. यू कैन सी दैट एवरीवन इज हैप्पी, ऑल दीज पीपल आर हैप्पी. इसमें उनकी जो वाइफ्स खड़ी हैं जो अपने हस्बैंड्स को लेके आई हैं, डॉटर्स अपने फादर को लेके आई हैं, या छोटे बच्चे अपने बाप को छोड़ने आए हुए हैं, ये कितने खुश हैं. अब ये खुश क्यों है? क्योंकि फर्स्ट टाइम some volunteers were called for the service of army. आर्मी की सर्विस के लिए इन लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया. हुकूमत के हवाले से कहा गया कि हर बंदा आर्मी में शामिल हो.
इनमें कोई बिजनेसमैन था, कोई टीचर था, कोई स्टूडेंट था, कोई जॉबलेस था। तो ये सारे लोग वो थे जो कि आउट ऑफ द लव ऑफ देयर कंट्री, सो इन्होंने शमूलियत इख्तियार की जंग में। अब इनके बारे में ये कहता है कि नेवर नेवर सच एन इनोसेंस वाज सीन बिफोर, या उसके बाद भी कहता है ऐसी इनोसेंस कभी नजर ही नहीं आई। इनोसेंस क्यों कह रहा था? क्योंकि ये वो अवाम थी जो कि खुश होके जा रही थी जंग के लिए, लेकिन दे डिड नॉट नो और एंटिसिपेट द हॉरर्स कि जो उनको फेस करने पड़ेंगे। तो वो जो हॉरर्स थे वो इतने ज्यादा थे कि दे डिड नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम और व्हाट काइंड ऑफ हॉरर्स दे आर टू सफर। क्योंकि इनमें से बहुत सारी अवाम थी जो वापस ही नहीं आई, और कुछ अवाम जो वापस आई उनसे वो अवाम बहुत बेहतर थी जो वहां पे मर गई, क्योंकि इन्होंने इतनी बर्बरियत, इतना कत्लो गारत, इतना जुल्म, इतनी क्रुएलिटी, इतना ब्लड शेड देख लिया कि इनके दिमाग माउफ हो गए थे। दिस इज ऑल लॉस्ट जनरेशन, जिसके बारे में हेमिंगवे बात करता है कि वी आर ऑल लॉस्ट जनरेशन। गर्टरूड स्टेन ने ये कहा था। हेमिंगवे ने उसके बेस पे जो कैरेक्टर्स बनाए, हेमिंगवे खुद भी उस लॉस्ट जनरेशन का हिस्सा था। ये वो लोग थे जिनके लिए लाइफ के अंदर से मीनिंग खत्म हो गए थे, मीनिंगलेसनेस का शिकार हो गए थे ये लोग। और जब ये वापस आए तो दे फेल्ट के 5-4 साल हम जंग के अंदर लगाए, 14 to 18। वो लोग जो हमारे साथ पढ़ते थे वो 4 साल आगे निकल गए, ट्रेंड्स चेंज हो गए, एजुकेशन सेटअप चेंज हो गए, बिजनेस के लोगों के फ्लोरिश हो गए। हम पुरानी टेक्निक वाले लोग जंग में लड़के जब वापस आए तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। द बॉय कम्स होम इज अ प्ले अबाउट द सेम थिंग। तो ये बेसिकली उन लोगों के हवाले से जो जाते हुए तो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें जंग में जाके लग पता गया था। देन उबैद, सो उबैद जो है दैट इज बेसिकली पोएम विद आयरॉनिकल टाइटल। उबैद का मतलब होता है मॉर्निंग सॉन्ग, द मॉर्निंग सॉन्ग, जो सुबह के वक्त आप एक नज्म लिखो, नज्म पढ़ो या गाना गाओ। अब ये जो पोएम है दैट इज नॉट अबाउट मॉर्निंग एसेंशियली, दैट इज अबाउट डार्कनेस। ये डॉन के बारे में नहीं है, ये डार्कनेस के बारे में। इसमें उसी मिस्टर बिलीनी जैसे एक कैरेक्टर को, या वो जो एक जंग से लौट के आया एक बंदा, उस जैसे कैरेक्टर को जिसके पल्ले कुछ नहीं रह गया, या एक बंदा जो लॉनलीनेस का शिकार है लार्किन की तरह, वो अपने जब बिस्तर पे लेटा हुआ है तो ऑल द नाइट ही इज इंसोम्निक, ही कैन नॉट स्लीप एंड ही इज थिंकिंग अबाउट डेथ एंड डार्कनेस एंड विल्डरनेस एंड डेसोलेशन। और वहां पे वो एक तरह से रात को गुजारता है, सोता नहीं है, वो रात को गुजारता है। और सुबह फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, टेलीफोन खड़कते हैं, दफ्तर में जाता है, वापस आता है, और फिर वो उन्हीं डिस्पेयर मोमेंट्स का शिकार हो जाता है। सो अगेन अबाउट द मॉडर्न सोसाइटी, द मॉडर्न मैन। विट्स एंड वेडिंग्स। अब जो विट्स एंड वेडिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। विट्स एंड वेडिंग क्या है कि इसमें ये एक टाइम होता है इंग्लैंड में, यानी ये अपने उस मॉडर्न जिस जमाने में ये पोम लिखी गई उस जमाने के हवाले से डिस्कस कर रहा है कि ये बेसिकली इसकी एक पोम या पोइटिक कलेक्शन का नाम भी ये था, जिसके अंदर उसने तकरीबन 30-32 नज़में लिखी। और इटसेल्फ जो ये है इसमें लाइक व्हाट यू कैन से इज कि एक टाइम पीरियड होता है स्पेशली फॉर द पुअर कम्युनिटी, जिसमें वो एक आराम से सुकून से अपनी वो कर सकते हैं शादियां, या वो ये शादियों का फ्रीज अंजाम दे सकते हैं। इसमें उनको टैक्सेस नहीं लगते, ये टैक्सेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली उसने ऐसा ही टाइम लिखा कि जिसमें एक वीकेंड है, विट्सन वीकेंड, जिसके अंदर वो एक जगह पे ट्रेवल कर रहा है, और कोइंसिडेंटली ये वो टाइम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए उस टाइम में शादी कर रहे हैं, और ज्यादातर ये लोग गरीब हैं। तो वो पूरा एक सेटअप दिखाता है कि मैं किस तरह ट्रेन में गया और ट्रेन में मुझे किस तरह लोग नजर आए। अब वो जो गरीबों की जिस तरह वो एक फैशन है वो उनको दिखाता है, उनकी गुफ्तगू के बारे में बताता है, और फिर बताता है जब ट्रेन वहां से निकलती है तो ट्रेन कहाँ पे जाती है, और लंदन का जो एक सिटी है, या जो एक गांव की खूबसूरती, और जो एक सिटी लाइफ के अंदर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बेसिकली ये उसको लेके चला है। सो मटेरियलिज्म जो है या उन चीजों को ये टारगेट करता है। तो इसमें बेसिकली ही टॉक्स अबाउट टाइम, डेथ एंड इम्परमानेंस के, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टाइम्ड, हर एक चीज का एक वक्त है। डेथ इज लाइक जो कि आएगी सामने, ले जाएगी। लव एंड मैरिज इसका थीम है, जो कि मैरिजेस हो रही हैं इसके अंदर। एंड देन एलियनेशन एंड कम्युनिटी, कि ही इज अलोन, रेस्ट ऑफ ऑल द पीपल आर इन ग्रुप्स, जो कि उस ट्रेन में मुख्तलिफ शादियों को अटेंड कर रहे हैं या जिनके घर में शादियां हो रही हैं। सो अगेन लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट भी हमें इस फॉर्म के अंदर बड़ा वाजिया मिलता है। सो दिस वाज अबाउट लार्किन। नाउ
लेट अस डिस्कस जॉन एशबरी। अब एशबरी जो है, जॉन एशबरी, ही इज फ्रॉम दोज गाइज, लाइक ही इज अमेरिकन पोइट। और इसमें इसकी जो थीम है, मैंने बताया कि ही इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है, स्पेशली और एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट थिंग, यानी जो क्योंकि अब इसको अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे, आई टोल्ड यू कि इसकी एक पोम जो है वेट केसमेंट, इट वाज ओनली पोम ऑन यूट्यूब दैट वाज एनालिसिस उसका जो मैंने किया था। उसके बाद कोई विजय सिशाद्री साहब थे जिन्होंने किया 24 नवंबर को, ठीक है। जुलाई में इट वाज ओनली बाय मी, लेकिन अभी वो भी उसको मुकम्मल ना कर सके सही तरह। तो ये जो है बेसिकली वेट केसमेंट, बड़ी इसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन इस टाइटल में हम पहले द पेंटर को डिस्कस करते हैं। अब पेंटर जो है ये बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी क्या है कि ही टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिज्म एंड ही टॉक्स अबाउट सोसाइटी के एक इंसान जो कि सोसाइटी से पंगा लेता है तो उसका क्या असर होता है। तो उसमें एक पेंटर दिखाया गया जो बेसिकली सी को पेंट करना चाहता है, तो सोसाइटी उसको रोकती है कि कोई लेस एंग्री सब्जेक्ट लो, कोई ऐसा सब्जेक्ट लो जो कि लोगों को पसंद आए। तो ही ट्राइज टू पेंट हिज वाइफ, लेकिन और या ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि उस सोसाइटी को खुश करे, लेकिन उसे दिल से तसल्ली नहीं होती। फिर वो अपनी मर्जी से दोबारा पेंट करता है सी को, कहता है सी इटसेल्फ केम ऑन द कैनवस। जब मैं सी को पेंट करने लगा, सी खुद ब खुद ब्रश उठा के कैनवस के ऊपर आ गया। इट मीन्स कि ही वाज सो ऑक्यूपाइड विद दैट कि उसको टाइम ही नहीं लगा उसको बनाने में, मेहनत का पता ही नहीं चला कि वो चीज फौरन हो गई। लेकिन जब फिर अवाम को पता लगा कि इसने फिर समुद्र बना मारा है, तो उन्होंने इसकी फ्रेम को उठा के कैनवस को टॉलेस्ट बिल्डिंग से नीचे टॉस किया, इसको आके कुटा और उसके बाद इसको बंदे का पुत्र बना दिया दोबारा। मीन्स टू से कि सोसाइटी ने बर्दाश्त नहीं किया कि तुम अपने फेवरेट थीम्स पे क्यों काम कर रहे हो। सो ही बेसिकली टेल्स कि जहां पे सोसाइटी है वो अपने से आगे किसी को नहीं आने देती, आपको सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है। यू कैन नॉट बी रेबल, यू कैन नॉट बी रेडिकल, यू कैन नॉट बी डिफरेंट, लाइक हैपेंड इन द क्रूसिबल विद जॉन प्रॉक्टर। देन वेट केसमेंट्स, जिसको हम जिक्र कर रहे थे। सो वेट केसमेंट यानी वो एक गीली खिड़कियों का दरवाजा जिसके आगे से बारिश हो रही है और राइटर अंदर से बैठ के चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट ही लुक्स एट वेडिंग सीन्स, और उन वेडिंग सीन से जो चीजें हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं, मनाजिर वो शिफ्ट होते हैं। एंड ही टॉक्स अबाउट so many different images, जिसमें वो एक crowded cocktail का जिक्र करता है। उसके बाद he talks about a bridge, और जो ब्रिज है वो बेसिकली एक इनकम्प्लीट ब्रिज है, यानी वो ब्रिज कभी टूट गया होगा like somewhere due to some what you can say wars, तो उस जंग में वो ब्रिज टूट गया होगा। so he is talking about that bridge के अब ये ब्रिज shows in complete situation, वो जो एक इनकम या एक अधूरेपन का एहसास जो है वो हमें, क्योंकि इसकी लाइफ में भी नजर आता है और वो इस नज़म में भी हमें नजर आ रहा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट दोज थीम्स, क्योंकि लॉनलीनेस जो है वो तकरीबन सारे 20th सेंचुरी राइटर्स का एक कॉमन थीम है जो कि हमें उसमें ट्रैवल करता नजर आता है, प्रिवेल करता नजर आता है हर जगह पे। So basically, this is one of those poems जिसके अंदर he talks about loneliness and so many different themes, so many different approaches or so many different happenings at the same time. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो एक नेक्स्ट पोम है जिसको हम सिरिंजा कहते हैं। सो सिरिंजा जो है बेसिकली एक मिथ्स के ऊपर मबनी है। वो मिथ किसकी है? ऑर्फियस की। सो ऑर्फियस जो है he was a singer, तो उसकी वाइफ को हेडस में लेके कोई चला गया, हेडस में चली गई वो, हेडस इज द अंडरवर्ल्ड। तो वो जाता है हेडस में अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, बहुत लेंथी पोम है ये। तो जब वहां पे जाता है तो उसको मुख्तलिफ जगह से होते हुए एक्चुअली और सॉरी फाइनली ही फाइंड्स हिज वाइफ। तो इसको होता है कि अब तुम लेके जा रहे हो बट यू डोंट हैव टू लुक बैक एट हर, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही लुक्स एट हर। तो वो देखता है कि वो गायब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, एंड ही लूजेस दिस फॉरएवर। सो समहाउ दैट्स वेयर ऑर्फियस मेड हिज मिस्टेक। ऑफ कोर्स यूरिडिसी वैनिश्ड इनटू द शेड, ये उसकी लाइंस हैं।
सो इसमें बेसिकली उसकी लेमेंटेशन दिखाई गई फर्दर, वो किस तरह अपनी वाइफ को याद करता है, किस तरह उसको सिंग करता है, लेमेंट करता है, अफसोस करता है उसके गायब होने का. Then furthermore we have self-portrait in a convex mirror. So ये जो self-portrait in a convex mirror है, that is about an Italian painter Premaganino, जो कि एक like इटालियन पेंटर था, और इसके पास एक डिफॉर्मिटी थी. वो डिफॉर्मिटी क्या थी कि वो उसका एक हाथ जो था वो अपनी जरूरत से बड़ा था, यानी एक साइज से बड़ा था, नॉर्मल साइज से. तो वो उस डिफॉर्मिटी को छुपाने के लिए उसने ये तस्वीर बनाई. अब तस्वीर क्या थी बेसिकली, एक ऐसी पिक्चर लाइक यू मे बी एबल टू सी इन हियर, जिसको मैं इफ आई ट्राई टू मेक इट ब्रॉडर, सो दिस इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कुड बी एबल टू सी अ कॉन्वेक्स मिरर, कि जिसमें जो कि नॉर्मली जैसे आप मरी में जाते हैं तो वहां पे रोड के साइड पे लगा होता है ताकि आपको थोड़ा सा 3D व्यू आए. तो उसने अब इसमें बेसिकली ये जो उसने पेंटिंग बनाई है, ये उसने पेंटिंग वुड पे बनाई थी. दिस पेंटिंग इज नॉट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन शो ऐसा किया गया कि कॉन्वेक्स मिरर पे है टू हाइड हिज डिफॉर्मिटी. लाइक आपने वो सुना होगा कि एक बादशाह था जिसकी एक टांग नहीं थी और एक आंख नहीं थी, तो उसने एक पेंटर को कहा कि तुम जब तक मेरी ऐसी तस्वीर नहीं बनाओगे जिसमें से मेरे ये दोनों डिफेक्ट्स नजर ना आए, तो तब तक तुम उसके यानी ऐसे नहीं बना पाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा. तो उसकी पिक्चर बनाता है जिसमें वो एक घुटना बेंड करके बैठा हुआ है और निशाना ले रहा है एक आंख बंद करके अपने तीर कमान से. तो बादशाह बहुत खुश होता है क्योंकि वो दोनों डिफॉर्मिटीज छुप गई. इस तरह से अपनी डिफॉर्मिटी को छुपाया. तो ये बेसिकली जो प्रीमेगानिनो था, ये एक इटालियन रिनेसेंस के टाइम का पेंटर था, जिस जमाने में माइकल एंजेलो, डोनाटेलो, राफेल और लियोनार्डो ये सारे लोग मौजूद थे. तो एक म्यूजियम में उसने तस्वीर देखी. तो बेसिकली ये उसको, अब ये जो उसकी डिफॉर्मिटी थी हाथ की, वो उसने इसको किस तरह छुपाया कि उसने शो किया कि मैं एक कॉन्वेक्स मिरर में देख रहा हूँ, और वो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो डिफॉर्मिटी है वो थोड़ी सी क्लियर हो गई. यानी इसमें ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इस वजह से उसका हाथ बड़ा लग रहा है, हालांकि उसका हाथ वैसे ही बड़ा था, और ये तस्वीर उसने वुड पे बनाई थी. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट. एंड देन फर्दर वी हैव रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एड्रियन रिच. एड्रियन रिच जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोइटस है अपने टाइम की, एंड शी इज फ्रॉम द मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी. उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द थीम्स लाइक सिल्विया प्लैथ एंड दे आर विमेन इमेंसिपेशन. तो इसकी जो दो इम्पोर्टेंट पोम्स हैं जिसमें से एक है लाइक व्हाट यू कॉल ऑन्ट जेनिफर स्टाइगर्स. सो ऑन्ट जेनिफर स्टाइगर क्या है कि वो बताती है कि ऑन्ट जेनिफर है, वो बैठी हुई है, अपना कोई काम कर रही है घर का, उसके साथ अंकल बैठा है अपनी नशिस्त पे. पीछे एक तस्वीर में जो कि एक फ्रेम है उस पे टाइगर्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं. तो ऑन्ट जेनिफर जो है उसके हाथ में एक बैंड है जो कि अंकल का दिया हुआ वेडिंग बैंड है, और उस बैंड का वजन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो काम करते करते थक जाती है. तो यहाँ पे बेसिकली वो सटायर कर रही है मेल सोसाइटी पे, उनके खिलाफ लिख रही है कि मेल सोसाइटी ने प्रेशराइज किया हुआ, चेन किया हुआ वुमेन को कि वो अपना हाउस होल्ड वर्क करते हुए भी परेशान है, उसको आज़ादी नहीं है. और वो जो टाइगर्स हैं वो उसकी आज़ादी का सिंबल हैं, जो कि आज़ाद होना चाहते हैं, उस फ्रेम से बाहर आना चाहते हैं. सेम इज केस विद ऑन्ट, जो कि उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फंसी हुई है और हस्बैंड का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर है, एंड शी कैन ओनली डू हाउस चोर्स, जो कि उसके करने की उसके ऊपर पाबंदी है जो कि वो करती है. सेकंड इज डाइविंग इनटू द रैक. डाइविंग इनटू द रैक में बेसिकली शी टॉक्स के हम किस तरह यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी से वो एक जी सैम सागर, उसका नाम है एड्रियन रिच, ADRIENNERICH. सो वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी से शाना बशाना खड़ा होने की कोशिश करती है. पोम के अंदर तो ये है कि वो डाइव करती है समुद्र के अंदर, एक रैक में जाती है जो कि एक शिप रैक पड़ा होता है, और उसको जाके डिटेक्ट करती है, और वहां पे फिर वो उस शिप रैक के अंदर से यानी होके दोबारा वापस आती है. तो बेसिकली उस जमाने में ये जो काम था हाईली ये मेल सोसाइटी से रिलेटेड था कि सिर्फ मेल
जो थे वो ये काम कर सकते थे। औरतों को अलाउ नहीं था या औरतों को इस काबिल नहीं समझा जाता था कि ये डाइव करेंगी। सो बेसिकली वो जो डाइविंग है वो एक प्लंज है, एक स्टेप है कि औरतें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कदम रखें। और फिर वो जो रैक है या वो जो समुंदर है वो ये सोसाइटी है जिसके अंदर उसने जाना है, उसने लोगों को फेस करना है, म्यूजिक को फेस करना है, मुख्तलिफ लोगों के शाना बशाना उसने खड़े होना है। तो एड्रियन रिच के मुताबिक औरतें इस काबिल हैं कि वो इन चीजों को इजीली कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट with us is Robert Frost. So Robert Lee Frost was an American poet. So he is the best American poet, I would say. कि एमिली डिकिंसन, और ये एमिली डिकिंसन का सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि शी वाज ऑब्सेस्ड विद डेथ, वो डेथ के बारे में ऑब्सेस्ड थी। उसके घर के पीछे कब्रिस्तान था, वो उस हवाले से वो चीज उसके माइंड में रहती थी। जनाजे देख देख के उसने बड़ा अरसा अपने आप को सेक्लूड भी किया, लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। एंड और डेथ के ऊपर इसकी पोइट्री काफी है, लाइक आई कुड नॉट बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। फ्रॉस्ट और डिकिंसन जो है इनकी पोइट्री कम से कम समझ आती है। ये मॉडर्न पोइट्स हैं लेकिन इनकी पोइट्री जो है दैट इज अपीलिंग, स्पेशली रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट के बारे में कैनेडी ने कहा था कि ही इज अवर नेशनल पोइट। फ्रॉस्ट इज बेसिकली रीजनल पोइट। रीजनल पोइट मींस कि वो अपने खास इलाके का, यानी न्यू हैम्पशायर जहां पे उसने बचपन गुजारा, टाइम गुजारा, वो उसके बारे में लिखता है। वहां के थीम्स, वहां के लोग, वहां का कल्चर, वहां का एनिमल्स, वहां के दरख्त, पौधे, प्लांट, फल, बर्फ, स्नो, आइसोलेशन, इन सब चीजों के ऊपर वो लिखता है। इसकी हर नज्म के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो अभी हम देखते हैं इसकी नज्मों को देखते हुए। तो 4 दफा इसने पुलिट्जर प्राइज हासिल किया, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और इसकी जो पोम है द रोड नॉट टेकन, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की ग्रेजुएशन सेरेमनीज में पढ़ी जाती है। इसके जो फादर था वो एक टीचर था और एडिटर भी था। उसकी डेथ के बाद इसके ग्रैंडफादर ने इसको एक फॉर्म दिया जिसके ऊपर ये काम भी करता था, और मीनवाइल इसने अपनी नज़में लिखी और वो बड़ी मशहूर हुई। एंड देन ही वाज डेडिकेटेड टू दिस थिंग। अच्छा, अब इसमें बर्चेस, तो बर्चेस जो इसकी पोम है that is also a conflict between escapism and reality. इसके escapism कीट्स के escapism से थोड़ा सा डिफरेंट है। कीट्स wants to go to escapism but he does not want to come back. लेकिन he wants to go to escape and he knows that eventually he has to come back because the earth is fit place to live and to love. So he says birch trees, अगर ये मैं आपके सामने स्क्रीन को थोड़ा सा वाइड करूं, you could see कि ये एक बच्चा झूल रहा है इस दरख्त के ऊपर और शाखें बेंड हो रही हैं। तो इनमें वो हमें क्या दिखाया जा रहा है कि लाइक जो बर्च जो ट्रीज हैं बेसिकली, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, आई होप यू आर एबल टू सी इट नाउ। सो जिस तरह ये बच्चा वहां पे उस ट्री के ऊपर झूल रहा है, फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं भी बचपन में ऐसा था। अब बर्च ट्रीज हैं कतार दर कतार एक इकट्ठे एक तरह से लगे होते हैं। सो कहते हैं कि मैं एक जगह पे गया जहां पे मैं देखा बर्च ट्रीज झुके हुए हैं, तो मेरे ज़हन में 2 सोचें आई। एक तो ये कि आइस स्टॉर्म आए, समुंदर यानी वो जो बर्फ का तूफान आया वो इनके ऊपर पड़ गया और बर्फ के वजन की वजह से शाखें झुक गईं और पूरी सर्दियां झुकी रहीं, और जब बर्फ खत्म हुई, धूप आई, तो शाखें अपने आप को सीधा ना कर सकें, इलास्टिसिटी खत्म हो गई। फिर ऐसी सूरत में जो दरख्तों की शाखें हैं वो जमीन के ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मरी तो नहीं है वो, तो उनके पत्ते जमीन की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं। कहते दूसरा ये था कि कोई बच्चा इसके ऊपर झूला है और इतना झूला है कि उसने दरख्तों की इलास्टिसिटी खत्म कर दी। तो उसे अपना चाइल्डहुड याद आता है कि मैं अपने चाइल्डहुड में इन दरख्तों पे जाया करता था और मैं इन पे चढ़ता था दबे पांव, आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनकी शाखों को पकड़ के एक स्विश साउंड के साथ जमीन पे आता था। कहता आज भी मैं ये करना चाहता हूँ, जब मुझे लगता है कि दुनिया एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर बिल्कुल कोई विल्डरनेस है, या दुनिया एक ऐसी मंजिल है जिसके अंदर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या एक ऐसा जंगल है जिसमें पगडंडी नहीं है, तो मैं दरख्त पे जाके इन दरख्तों के जरिए स्केप पे जाना चाहता हूँ। तो वो स्केप हासिल करना चाहता है। तो वो जिस तरह ये बच्चा दरख्त पे चढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता इमेजिनेशन में अपने स्केप पे जाता है, और जिस तरह ये बच्चा छलांग मार के वापस जमीन पे आता है तो वो अपने स्केप से रियलिटी में वापस आता है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है स्केप का और यानी और रियलिटी का। Then road not taken. So he tells us about his poem, which is very important poem. 2 roads diverged in a yellow wood, and I. So like
अब उसमें वो दो सड़कें इसके सामने होती हैं और दोनों सड़कें इसके सामने एक टाइम में बिल्कुल क्लियर होती हैं। एक रोड वो होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, एक सड़क वो होती है जहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रैवल नहीं करते। तो कहते दोनों सड़कें मुझे उस दिन सेम लग रही थी, क्योंकि अभी तक सुबह कोई ट्रैवलर वहां से नहीं गुजरा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो सड़क थी जिसको मैं जिसके बारे में मुझे आइडिया था कि यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं, मैंने उसको पेंडिंग कर लिया कि चलो जिंदगी में फिर कभी मौका मिला कि चलो जिंदगी में मैं शायद इस जगह पे दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा इस जगह से गुजरूंगा। लेकिन फिर उसके बाद कहता है कि ये ना हो कि somewhere ages and ages hence I may say कि two roads diverge in a yellow wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। कि ये ना हो कि एक टाइम आया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने तब दो रास्ते थे, मैं तब सही रास्ता चुन लेता तो मेरे लिए शायद बेहतरी होती। इस पोम की बहुत सारी कॉनोटेशन है, रिलीजियस लेवल पे ले लें, फिलोसॉफिकल लेवल पे ले लें, इससे इकोनॉमिक लेवल पे ले लें, इससे सोशल लेवल पे ले लें, प्रोफेशनल लेवल पे ले लें, कि दो रास्ते होते हैं इंसान के पास, वो अपनी, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है चॉइसेस का। जब आप गलत चीज चूज कर लेते हो तो फिर आप रिग्रेट करते हो। फिर मेंडिंग वॉल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड हियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। वो कहता है कि मेरा एक गांव है जिसमें घर जो है मेरा, वहां पे उससे थोड़ा सा दूर एक फार्म हाउस है। तो जो मेरा नेबर है, यानी नेबर घर के वाले से नहीं, फार्म के वाले से, कि जिसका खेत मेरे खेत के साथ है, वो मुझे अक्सर यानी हर साल में एक दफा बुलाता है, और हम हर साल एक फ्यूटाइल एक्टिविटी करते हैं, एक फजूल एक्टिविटी करते हैं। वो ये है कि दीवार बनाना, कि हम अपने दोनों खेतों के दरमियान दीवार बना देते हैं। मैं उसे हमेशा कहता हूँ, भाई दीवार की जरूरत नहीं है, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरे पाइन ट्रीज हैं, तुम्हारा एप्पल ऑर्चर्ड है, हम दोनों के दरख्त एक दूसरे के दरख्तों को खराब नहीं कर सकते। ना हमारे पास जानवर या गाय भैंसे हैं जो एक दूसरे के फसलों को खराब करेंगी, तो हम क्यों हर साल ये दीवार बनाते हैं। वो कहते हैं कोई ऐसी चीज है जो दीवार को पसंद नहीं करती, और वो नेचर है। नेचर हर साल जब हम पूरे साल बाद आते हैं तो दीवार गिरी होती है, हालांकि हमने तो नहीं गिराई, ना किसी जानवर ने गिराई, लेकिन नेचर उस चीज को पसंद नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्रैक्स आते हैं, दीवारें आती हैं, दरारें आती हैं, दीवारों में दरारें आती हैं और वो टूट जाती हैं। तो बेसिकली उसके जो वो है नेबर, वो कहता है कि मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। सो इन द एंड वो कन्विंस नहीं होता। तो पोइट जो है वो एक यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो उसका नेबर है ओल्ड जनरेशन को। पोइट इज विद इंटरनेशनलिज्म, दैट ही इज विद नेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म क्या है कि यू डोंट नीड बॉर्डर्स, जिस तरह यूरोप में है, जिस अमेरिका और कनाडा के बीच में, कि यू कैन ट्रेवल इजीली। लेकिन नेशनलिज्म क्या है कि यू हैव टू हैव बॉर्डर्स, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन पोइट कहता है कि हम चूंकि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो बॉर्डर क्यों बनाए। हमारा पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि वहां से दहशतगर्दी का खतरा हो, हम तो यूरोपियन कंट्रीज की तरह। लेकिन उसका दोस्त फिर भी ये कहता है नेबर के गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, के फेंसेस अच्छी होंगी तो हमसाया गिरी अच्छी होगी। देन नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये एक और इंपॉर्टेंट पोम है, बहुत छोटी सी पोम है। सो इसमें ये बात करता है जो परमानेंस की और टेम्परेरीनेस की। इसमें बेसिकली व्हाट ही सेज इज के ही टॉक्स अबाउट द डॉन टाइम। वो डॉन टाइम यानी वो पो फुटने का टाइम, जब सूरज की रोशनी येलो नहीं होती, दैट इज गोल्डन। सो छोटी सी नज़म है कि nature's first green is gold, her hardest hue to hold, her early leaves a flower, but only so an hour, then leaf subsides to leaf, so Eden sank to grief, so dawn goes down today, nothing gold can stay। सो इसमें उसके कहने का क्या मतलब है कि जो गोल्ड कलर है नेचर का, यानी वो तब होता है जब सूरज की अर्ली रेज निकलती है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। वो जब पत्तों पे पड़ता है तो उनका कलर गोल्डन कलर का होता है। ये वही शुआएं हैं जो कि छोटे बच्चों को, जिनको लाइक पैदाइश के बाद दे सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस, और उनको फिर ये शुआएं लगाई जाती हैं, सूरज की रोशनी दिखाई जाती है, तो ये उन्हीं का जिक्र है। तो ये गोल्डन कलर की लाइट होती है सूरज की, जो कि बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होती है। सो वो ये कह रहे हैं जिस तरह ये शॉर्ट लिव्ड है, इस तरह हर चीज शॉर्ट लिव्ड है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग गुड कैन स्टे फॉर एवर। सो यहाँ पे टेम्परेरीनेस और परमानेंस का रिलेशन है, एक जो हमें वो दिखाया जा रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट।
Next we have Acquainted with the Night by Robert Frost. अब इस पोम में और इससे जो नीचे पोम है Desert Places. They cannot scare me with their empty spaces between stars and stars where no human race is. I have it in me so much nearer home to scare myself with my own desert places. इन दोनों नज़मों में वो एक ही बात कर रहा है बेसिकली कि ही इज टॉकिंग अबाउट हिज इनर फीलिंग, इनर एटमॉस्फेयर, कि वो इतना परेशान है, इतना उदास है, इतना एब्सेंट माइंडेड है कि उसे पता नहीं चल रहा बाहर कितनी तारीकी है। वो इतना एब्सेंट माइंडेड है कि उसे पता नहीं चल रहा कि बाहर कितनी ज्यादा सर्दी है, बारिश हो रही है, यानी न्यू हैम्पशायर अमेरिका की सर्दियों के अंदर रात के टाइम पे बारिश कितनी ठंडी होगी। वो उस बारिश में फिरता जा रहा है और पूरे उसने 2-4 चक्कर लगा लिए अपने इलाके के, क्योंकि वो इतना लोनली फील कर रहा है कि उसको कोई पीछे बुलाने वाला भी नहीं है, कोई उसको याद भी नहीं कर रहा और वो अपनी यादाश्त में, अपनी यादों में खोया हुआ है। सो इतना एब्सेंट माइंडेड है कि उसे सर्दी भी कुछ नहीं कह रही। डिजर्ट प्लेसेस में भी ऐसे ही है कि वो कह रहा है कि भाई मैं बाहर के उस तन्हाई से क्यों डरूं कि मेरे अंदर इतनी तन्हाई है। Then Stopping by Woods on a Snowy Evening, very important poem. वो इसमें ही सेज कि मैं एक जगह पे आता हूँ अपने घोड़े के साथ, तो वो जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं रुक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे खड़ा होना कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा घोड़ा इस चीज को फील करता है कि भाई यहाँ पे फार्म हाउस क्यों नहीं, और मुझे इस फार्म हाउस से बगैर, यानी उसके बगैर तो मुझे क्यों रोक रहे हो, यहाँ तो कोई स्टे करने की कोई बजायर वजह भी नहीं बन रही। तो वो जो घोड़े का इसको बुलाना, वो एक तरह से इसकी जमीर की मलामत है जो इसको अट्रैक्ट करता है, इसको एक अलर्ट करता है, भाई ये इधर नहीं रुकना। फिर वो कहता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो पहला स्लीप जो है दैट इज अबाउट इग्नोरेंस, कि मैं अपने मकसद से डाइवर्ट हो जाऊं। सेकंड स्लीप इज अबाउट डेथ, कि मैं इससे पहले मर जाऊं, मैंने अपने मकासद को पूरा करना है। सो रोड नॉट टेकन की तरह इसकी भी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, रिलीजियस भी हो सकती हैं कि हमें टाइम दिया गया लेकिन हम रिलीजन को नहीं पढ़ते, हम खराफात में जिंदगी गुजार देते हैं, इन द एंड वी विल हैव नथिंग विद अस। तो बेसिकली ये उन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई फ्रॉस्ट इज कॉल्ड पोएट ऑफ बाउंड्रीज एंड बैरियर्स? बिकॉज ही टॉक्स अबाउट लिमिटेड थीम्स, वो थीम्स जो कि उसने अपने पास देखे, जिनके ऊपर उसने लिखा, एंड ही टॉक्स अबाउट सर्टेन लिमिटेशंस, जो कि जब इंसान लोनलीनेस फील करता है देन ही इज मोर लिंक्ड विद लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज, क्योंकि ही इज नेवर गोइंग बियॉन्ड देम। और इसके अलावा डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन इंपॉर्टेंट पोम है, होम बेरियल है, और एक इसकी पोम है कि लाइक An Old Man's Winter Night. So that is also a good work by Robert Lee Frost. So this was primarily the American and Anglo-American poems, the modern poems. Why did we discuss these before? Because recently, as we discussed contemporary literature, so I had connected this with that. Now, let us go through sociolinguistics, and then we will jump towards and that is general knowledge. Okay, so अब sociolinguistics की जो basic key terms हैं उन्हें मैं आपके सामने explain कर रहा हूँ. So I hope they're going to help you. I'll go quick in this, so you have to make pace with me. इसके एक तरह से 2 सेशंस हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये इसके अंदर जो टर्म्स हैं काफी लंबी हैं. So we'll go with those terms one by one. So first of all we have accent. Accent क्या होता है? Accent एक रीजनल और सोशल वेरिएशन है प्रोनाउंसिएशन में. यानी हम नॉर्मली जो एक्सेंट और डायलेक्ट को मिक्स कर देते हैं. डायलेक्ट के अंदर हम रीजनल के साथ साथ वोकैबुलरी और ग्रामर भी लाते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन में नहीं है. प्रोनाउंसिएशन क्या है कि आप आवाज के जो आपका मखरज है, जिस आप आवाज को अदा करते हो, मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वहां पे मुख्तलिफ वर्ड्स की अदायगी में चेंज है. सो दैट मेक्स एन एक्सेंचुअल चेंज. अकोमोडेशन क्या होती है? जब आप अपनी स्पीच को अपने एड्रेसी की स्पीच के करीब ले आते हो.
यानी आप जो बोल रहे हो, आपका एड्रेस ही जो बोलता है, जिस तरह की ग्रामर वो यूज कर रहा है आप वैसे यूज करना शुरू कर दो। वो एक वर्ड को क्या वोकेबलरी में कुछ कह रहा है डिफरेंट, आप उसे वैसे बोलना शुरू कर दो। तो बेसिकली जब आप अपने स्पीच को क्लोज लेके आते हो तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन, जो कि कन्वर्जेंस के प्रोसेस में होता है। कन्वर्जेंस को हम आगे देखते हैं। एडजेसेंसी पेयर्स, एडजेसेंसी पेयर्स होते हैं लाइक दोस पेयर्स ऑफ लाइक स्पीच जो कि हमारे डिस्कोर्स एनालिसिस में होते हैं, कि जो को अकर टुगेदर। So these things occur together like hello, hello. How do you do? How do you do? How are you? I'm fine, thanks. What is your name? My name is this. ये जो पेयर्स हैं, या थैंक्स, वेलकम, या आई एम सॉरी, इट्स ओके, ये सारे एडजेसेंसी पेयर्स हैं जो कि कॉमनली इकट्ठे एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। अफ्रो अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश या अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश, जिसे BVE भी कहा जाता है, यानी ब्लैक वर्नाकुलर इंग्लिश। सो BVE क्या है? ये एक डेफिनेशन है जिसमें वी गेट टू सी के हाउ व्हेन द ब्लैक्स यूजिंग इंग्लिश, किस तरह वो उसमें से मिस आउट कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। लाइक वो इस तरह नहीं कहेंगे ही इज अ टीचर, वो कहेंगे ही अ टीचर। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कि रिसेंट शिफ्ट हुए इंग्लैंड में या अमेरिका में, जिन्होंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया। तो चूंकि इनकी अपनी लैंग्वेजेस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, तो इन्होंने उनको यूज नहीं किया इंग्लिश में भी। हाँ, जो उनकी औलादे आई बाद में वो तो करते रहे इसको, लेकिन प्राइमरीली जो वो थे उनसे ये यूज नहीं होता था। एज ग्रेडिंग क्या होती है कि स्पीच किस तरह डिफरेंट होती है लोगों की, मसलन पिच, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर। कि अगर कोई टीनेजर कहता है कि लेट्स यूट्यूब इट, तो उसका फादर कहेगा कि लेट्स व्हाट, क्योंकि उसे नहीं पता कि यूट्यूब करने का मतलब क्या है। वो यूट्यूब को एज अ लाइक इंजन, सर्च इंजन समझता होगा, एज अ वीडियो वेबसाइट समझता होगा, लेकिन यूट्यूब करें इसकी इंग्लिश उसको नहीं आती। सो इस हवाले से ये जो एक फीचर्स में डिफरेंस आता है उसको हम एज ग्रेडिंग कहते हैं। अपरेंट टाइम स्टडीज, और इसके साथ एक होता है रियल टाइम स्टडीज। अपरेंट टाइम स्टडी में यह होता है कि जब आप एक स्पीच कम्युनिटी के मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ एज के लोगों की स्पीच को कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल यंगस्टर्स को, और यानी एक आप कंपेयर कर रहे हो टीनेजर्स को और लाइक टॉडलर्स को, या टीनेजर्स को और उसके बाद मिडिल एजेस को, कि ये लोग कैसी इंग्लिश यूज करते हैं एक ही सोसाइटी में। लेकिन रियल टाइम स्टडी में क्या होता है कि आप जिस सोसाइटी के ग्रुप को पहले मॉनिटर करते हो उसको ही दोबारा करते हो। यानी आपने एक ग्रुप को मॉनिटर किया, कुछ बच्चे थे किसी स्कूल की नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, आपने उन्हें मॉनिटर किया नर्सरी में, आपने फिर साल बाद दोबारा मॉनिटर किया उन्हीं बच्चों को। सो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम स्टडी, कि आपने देखा कि साल बाद इनकी कम्युनिकेशन में कितना फर्क आया। आर्गट और एंटी लैंग्वेज, सो ये जो है एक स्लैंग लैंग्वेज होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप की। बेसिकली इसमें ये होता है कि आप बाकी लोगों से छुप के या बचा के कोई ऐसी बात कर लें जो कि बाकी लोगों को पता ना चले। जिससे फेक ही बोली हुआ करती थी कि कुछ लोग बोलते थे, बाकियों को समझ नहीं आती थी। एक्रोलेक्ट, मीजोलेक्ट, बेसिलेक्ट, ये बेसिकली एक डायलेक्ट है या एक वैरायटी है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की, जिसको हम मुख्तलिफ लेवल्स देते हैं। मसलन कोई भी पंजाबी जो है, पंजाबी का एक स्टैंडर्ड पंजाबी होगी, फिर एक पंजाबी वो होगी जो सरगोदा में बोली जाती है, एक पंजाबी वो है जो बखर में बोली जाती है। तो हम इसको अगर डिविजन्स दे दिए इंग्लिश लैंग्वेज को, देख लें कि क्वींस इंग्लिश, उसके बाद जो लंदन इंग्लिश, उसके बाद कॉकनी जो उसका है एक जो एक्सेंट। तो इन की तीन डिविजन्स के सबसे सुप्रीम कौन सा समझा जाता है सोसाइटी में, मिडिल लेवल पे कौन सा है, और सबसे कम लेवल का कौन सा है। सो इसको हम एक्रोलेक्ट, मीजोलेक्ट, बेसिलेक्ट, ये तीन नाम देते हैं। Bilingualism, you know, okay, language or knowledge of two languages. Borrowing, the same from morphology, okay, in language we borrow words from other languages. Change from above and change from below, ये दो terms हैं। Change from above means के जो ऐसी change
और कैसी चेंज? लिंग्विस्टिक की। सो लिंग्विस्टिक चेंज विच टेक्स प्लेस अबव द कॉन्शियस लेवल ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर को कुछ आइडिया होता है कि लैंग्वेज के अंदर चेंज आ रहा है। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, आपको लगेगा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, हालांकि करेक्ट सेंटेंस इज आई शैल गो टू स्कूल, लेकिन अब हम शैल को इतना मॉनिटर नहीं करते बोलने में, अब हम शैल को निकाल चुके हैं। आई विल, वी विल, नॉट आई शैल, वी शैल। अब हम आई विल और वी विल को उतना ही करेक्ट समझते हैं। सो दैट मीन्स कि ये चेंज हो रही है और हमें पता है। चेंज फ्रॉम बिलो क्या होता है कि स्पीकर के कॉन्शियस लेवल के नीचे कुछ चेंज आ रही है, यानी कई चेंजेस लैंग्वेज में ऐसी होती हैं जो कि हमें चेंज तो आ रही है लेकिन हम उसको, हमें अदराक नहीं है। एंड लेटर ऑन वी रियलाइज कि अच्छा इतना कुछ चेंज हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल कई वर्ड्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि ऑब्सलीट हो रहे हैं, लेकिन हमें पता कब चलता है कि जब हम बहुत अरसे बाद उसको रिविजिट करते हैं, वी गेट टू नो कि अच्छा ये तो आर्केक वर्ड हो गया और ये खत्म हो गया। क्लास इज सोशल क्लास, यानी आपकी सोशल स्टैंडिंग या सोशल इकोनॉमिक पोजीशन, जहां पे जिसके हवाले से बहुत सारी चीजों पे फर्क आता है और लैंग्वेज पे भी फर्क आता है। हर क्लास अपने हिसाब से लैंग्वेज बोलती है। कोड और वैरायटी, ये सिनोनिम्स हैं एक तरह से लैंग्वेज के। लैंग्वेज को कोड भी कहा जाता है, लैंग्वेज को एक तरह से वैरायटी भी कहा जाता है। कोड मिक्सिंग उसी वाले से, और कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है कि जब आप दो लैंग्वेजेस के कोड्स को रैपिडली मिक्स करते हो, उसने लाइट ऑन नहीं की और अनफॉर्चुनेटली गिलास गिरा और टूट गया। अब यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस उर्दू और इंग्लिश के कोड्स को मिक्स किया गया, सो दिस इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग इज कि व्हेन यू स्टॉप स्पीकिंग वन लैंग्वेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज, कि आप एक लैंग्वेज का कोड बंद कर दो, अगले का स्विच ऑन कर दो। लाइक आई एम डूइंग, लाइक आई एम डूइंग, मैंने पूरा इंग्लिश में बोला, उससे पहले मैं उर्दू में बोल रहा था। तो जो पूरे इसमें नॉर्मली हम पूरा एक सेंटेंस बोलते हैं या एक से ज्यादा सेंटेंस बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। Coinage, you know, when we coin something new, कोई नया लेक्सिकल आइटम जो वजूद में आता है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कॉइनेज। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये है कि एक स्पीकर का जो, या एक लैंग्वेज यूजर का ग्रामेटिकल नॉलेज, सिंटेक्स का, वोकैबुलरी का, फोनोलॉजी का, जो कि उसे नेटिव स्पीकर के करीब लेके जाता है। यानी दिस इज नॉट अबाउट के you know how to speak a language, this is you know how to speak language like natives in a way कि आपको उस लैंग्वेज के कॉम्पिटेंस है प्रॉपर, मीन्स कि आपको उसके प्रॉपर यूजेज आता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो नई नई उर्दू सीख रहा है, आप उससे कहते हैं कि क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ, तो मुमकिन है वो आगे से कहेगा जी आप पूछ सकते हैं। या मैं यहाँ मैं आपसे टाइम पूछ सकता हूँ, तो वो शायद कहेगा यस आप टाइम पूछ सकते हैं। ये क्या है बेसिकली कि उसको आइडिया नहीं है इस चीज का कि इसका जवाब मैंने ये देना है कि हाँ मेरा नाम ये है या ये वक्त हुआ है। सो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ अ लैंग्वेज मींस कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट द लैंग्वेज लाइक द नेटिव्स डू। कन्वर्जेंस वही प्रोसेस जिसमें जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हो लोगों से जिनका बोलने का स्टाइल, वोकैबुलरी आइटम्स या चीजें आपसे डिफरेंट हैं, तो आप अपनी स्पीच को उनके करीब लेके जाते हो और अकोमोडेशन का जो प्रोसेस हमने पढ़ा उसे इन्वॉल्व करते हो, और आपकी स्पीच कन्वर्ज होती है उन लोगों की स्पीच से। ये वहां पे होता है जहां पे वो लोग आपको पसंद हैं, जिनके साथ आप एक कुर्बत का एहसास रखते हो। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी स्पीच में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो डिफरेंट है, और उन लोगों में भी नहीं है, तो आपकी स्पीच उनसे, आप अपनी स्पीच को उनके करीब नहीं लेके आते, आपकी स्पीच उनसे डिफरेंट ही नजर आती है उस गुफ्तगू में। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस। कवर्ट प्रेस्टीज, कवर्ट प्रेस्टीज क्या होती है कि लैंग्वेज के हवाले से कुछ चीजें हैं जो हमें ओवर्ट प्रेस्टीज का ये उल्टा है। ओवर्ट प्रेस्टीज मींस ओपन रिस्पेक्ट, जो कि हम इंग्लिश को देते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना लोगों के सामने फख्र महसूस करूंगा, ग्लोबल लैंग्वेज है, आनी चाहिए। कवर्ट प्रेस्टीज क्या है ये भी रिस्पेक्ट एक लैंग्वेज की, लेकिन छुपी हुई। बस मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बैठ के पंजाबी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जारी बात है दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर, सो आई एम नॉट सपोज्ड टू स्पीक इन पंजाबी हियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पंजाबी से नफरत है, एक हिडन रिस्पेक्ट है मेरे अंदर पंजाबी के लिए। कोई लैंग्वेज पेंडू नहीं होती, ये हमारा एटीट्यूड होता है जो लैंग्वेज को पेंडू या सुप्रीम बनाता है। तो एक अंदर छुपी हुई इज्जत है लैंग्वेज के हवाले से जो कि कवर्ट प्रेस्टीज कहलाती है।
देन क्रियोल, आप सबको पता होगा क्रियोल क्या होता है। क्रियोल इज द सेकंड फेज ऑफ पिजन। पिजन क्या होती है, जब बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे की जुबान को नहीं समझ सकते, तो वो एक कॉमन लैंग्वेज बनाते हैं, लिंगुआ फ्रांका। वो कॉमन लैंग्वेज क्या होती है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स का एक मिक्सचर। अब जब क्रियोल है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। उनकी जो जनरेशन पैदा होती है नई, उसको जब वो ये लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो चूंकि सिर्फ वर्ड्स ट्रांसफॉर्म करें, लैंग्वेज का तो स्ट्रक्चर नहीं है, तो बच्चे का माइंड इतना क्विक है कि वो खुद ब खुद लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। तो ये जो लैंग्वेज अब वो औलाद बोलेगी, किसी हद तक किसी हद तक जो एक जुबान बन चुकी होती है, इसे क्रियोल कहा जाता है, जो कि अगली जनरेशन में जाके प्रॉपर लैंग्वेज बन जाती है। डाइक्रॉनिक मीन्स हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ समथिंग, और हिस्टोरिकल चेंज को जो स्टडी करना, उसे डाइक्रॉनिक कहते हैं, यानी ओवर द टाइम। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट है कि इसमें रीजनल, सोशल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इन चीजों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और किसी हद तक प्रोनाउंसिएशन में भी। मसलन आपका जो पंजाबी का डायलेक्ट मुल्तान का है, जो लाहौर का है, जो सरगोदा का है, ये सारे डिफरेंट है। मसलन आप अगर पिंडी में जाते हैं तो आप तुसी मेरे नाल चुल सो, ਅਸੀਂ चुले हैं उत्थे, तुसी मेरे नाल चुलो। अब ये उनका डायलेक्ट है। आप थोड़ा सा आ जाएं ये सरगोदा की तरफ, तो वहां पे बाजी कमादेश गया, मुंडे मैंने गन्ने मारे मिठा, मैं भुखन बाणा, मैं कोई शाही नहीं खादी, ये सरगोदे की पंजाबी का एक डायलेक्ट है। तो इन डायलेक्ट्स में क्या, बेसिकली डायलेक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर वोकैबुलरी डिफरेंट है। बस हमारे पंजाबी के डायलेक्ट में होगा कि विखा, ठीक है, या विखा से, यानी ये चीज मुझे दिखाओगे। जो पिंडी है उस एरिया में, पोठवार के इलाके में, इसको दसी, यानी ऐशैमन दसी। मैंने किसी को कहना कि ये कप मुझे पकड़ाओ, तो वो कहेगा ए कप मैन दसी। दसी मतलब दिखाना, यानी पकड़ाना, उसको ये उस सेंस में लेके आते हैं। सो वोकैबुलरी के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। और डायलेक्ट में ये होता है कि डायलेक्ट का एक कॉन्टिन्यूम है, डायलेक्ट चेन है। एक डायलेक्ट, एक लैंग्वेज का, उस मुल्क में जहां जहां तक अंडरस्टैंडेबल है, वो जगह डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम कहलाएगी, यानी डायलेक्ट वहां पे कॉन्टिन्यूड है, एक वहां पे चल रहा है। फिर एक टाइम आता है जहां पे डायलेक्ट इस हद तक अनइंटेलिजिबल हो जाता है कि आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो चीज क्या बन जाती है, वो बिल्कुल एक तरह से डिफरेंट लैंग्वेज बन जाती है। अभी भी इवन जो हमारे सरगोदे की पंजाबी है, जो ठेठ पंजाबी है, बोलनी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन उसको सुन के या उसको सुनने के लिए आप सेंटर में लाहौर में बैठे हुए बंदो, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये दिस इज नॉट 100% करेक्ट कि भाजी मैं कमादे च बैठे मुंडे, मैं आख्या गन्ने ना पुटी हुई है मुंडिया, मैंने गन्ने मारे, मेरी लत्तां मिठियां, मैं भुखन बाणा, मैं कोई शाही नहीं खादी। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको समझ आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शायद आपको समझ नहीं आएंगे। और जो मम्मी डैडी हजरात हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आएंगे, क्योंकि दे डोंट स्पीक इन पंजाबी। सो लैंग्वेज या डायलेक्ट जब इतना अनइंटेलिजिबल हो जाए कि आपको समझ ना आ रहा हो, तो वो कुछ आगे जाके वो एक डिफरेंट लैंग्वेज का रूप ले लेता है। डिस्कोर्स मार्कर्स हर एक बंदे के मुख्तलिफ बोलने के तरीके, मुख्तलिफ उनके जो स्टाइल्स, कई बंदे कई वेल, कई यू नो लाइक हैं। मतलब एक मेरा दोस्त था, वो हर बात में कहता था कि मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा ना, है तो वहां से मेरे लिए एक चीज लेके आना है, और वो चीज मुझे दे देना है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, है। अब ये जो है वो उसका डिस्कोर्स मार्कर है, लाइक दैट मेक्स हिम डिस्टिंग्विश, दैट मेक्स हिज स्पीच डिस्टिंग्विश, कि इसने ये जो वर्ड है that is attributed to him, that is related to him. Divergence we have already read. Diglossia एक होता है कि एक सिचुएशन जिसमें दो डायलेक्ट्स या लैंग्वेजेस एक सिंगल स्पीच कम्युनिटी में यूज की जाती है। कि एक स्पीच कम्युनिटी हमारी है, इसके अंदर उर्दू भी यूज की जा रही है और पंजाबी भी यूज की जा रही है, सो दैट इज डायग्लोसिया। सो नेक्स्ट जो है हम उसको अगले में करेंगे डिटेल्ड, जो कुछ हमारे इसमें से पॉइंट्स रह गए। I'll be sharing my video with you, so rest of that you can listen from that.